क्या हो रहा था भारत के अंदर। ये बड़ी विचित्र सी बात है और जिज्ञासा क्रिएट करती है कि ऐसा क्या हो रहा था भारत में जो आज नहीं हो रहा है और तब हो रहा था। परंतु यहीं पे बात खत्म नहीं होती। मैंने एक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा और उनका जो रिसर्च है वो श्रीमणी कल्याणमन इंस्टीट्यूशन है बैंगलोर में। उनका मानना है कि भारत का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 50% से भी ज़्यादा का था बिफोर फर्स्ट सेंचुरी एडी। मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि उन्होंने मेटल इकोनॉमी के बारे में बात की है और हाइफा से लेके इंडोनेशिया इजराइल तक जो एक रूट होता था, रिवर रूट, उस रूट से जो इकोनॉमी थी भारत की बड़ी समृद्ध मानी जाती थी। परंतु भारत के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जो भारत को 30-35% की जीडीपी के मुकाबले में लाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो एक श्रेय है, वो जो कंट्रीब्यूशन है, वो भारत के शैक्षिक संस्थानों को जाता है। यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम और जो एजुकेशनल इकोसिस्टम था, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय भारत के अंदर थे, चाहे वो तक्षशिला, नालंदा, सोमपुरा, उदांतपुरी, वल्लभी, शारदा, कठिनशाला, जगडाला, एक से बढ़कर एक शैक्षिक संस्थान भारत के अंदर थे। और एक ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक आपको हर जगह पे टेम्पल इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, मठ मिलेंगे। और ये वो संस्थान थे जहाँ से नॉलेज क्रिएट होती थी और वो नॉलेज जो है वो इनोवेशंस क्रिएट करती थी। और दुनिया भर के जो लोग थे जो भारत के साथ ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि उस नॉलेज से जो इनोवेशंस निकलती थी, उस इनोवेशंस से जो प्रोडक्ट निकलते थे, वो प्रोडक्ट अट्रैक्शन बनते थे पूरी दुनिया के लिए और दुनिया यहाँ ट्रेडिंग के लिए आती थी। बहुत सारे ट्रैवलॉग्स हैं, चाहे उसमें फाहियान है, जिंजियांग है, हिमसांग है, वो लिखते हैं कि किस प्रकार का एकेडमिक और ट्रेड इकोसिस्टम भारत के अंदर था। और इसके उदाहरण हमारे सामने बहुत सारे हैं। आप घरों में चेस खिलाते हैं बच्चों को, हमें लगता है बाहर से आई हुई गेम है, लेकिन बहुत सारे भारतीयों को यही नहीं पता कि ये तो भारत की जन्मी हुई गेम थी। इसे हम भारत में अष्टपदा कहते थे और ये मेंटल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये खेल खिलाया जाता था बच्चों को। बचपन से ही बच्चों को सही संस्कार मिले। हम लोग आज स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को यही नहीं पता कि ये स्नेक एंड लैडर भी भारत की जन्मी हुई गेम थी। इसे मोक्षपदम कहा जाता था। मोक्षपदम भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो हम आज 1 से लेकर 100 तक की गिनती में सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, जहाँ सांप काटता है तो वहाँ गिरते हैं, जहाँ सीढ़ी मिलती है तो वहाँ ऊपर जाते हैं। तो उस जमाने में ये सांप सीढ़ी का खेल बच्चों को इसलिए खिलाया जाता था ताकि बच्चों के अंदर वर्च्यूज और वाइसेस, सही संस्कार और बुरे संस्कार का उनके अंदर आभास हो। सही संस्कार का मतलब जहाँ सीढ़ी मिले वहाँ एक सही संस्कार सीखते थे, जहाँ सांप काटता था वहाँ एक बुरा संस्कार सीखने को मिलता था। और इस प्रकार से ये गेम जो थी ये उन वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए। और ऐसी कई चीजें हैं। आप ताश खेलते हैं तो भारत में कई सदियों पहले क्रीड़ा पत्रम बोलते थे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मेंटल एबिलिटीज को, वैल्यूज को जब बचपन से ही फाउंडेशन में डाला जाता था तो जो आउटपुट उनका निकलता था, जिस प्रकार की विचारधारा, सोच, जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार की अडेप्टेशन, जिस प्रकार की करेज, जिस प्रकार की विजडम बच्चों में झलकती थी, वो इस प्रकार की होती थी जिससे न केवल वो अपना कल्याण कर सके, वो समाज का भी कल्याण कर सके। और इसलिए भारत बड़ा समृद्ध देश था और वो समृद्धता हमारी शिक्षा के अंदर जो जिसने हमारे शिक्षा ने जिसको हमारे अंदर कंट्रीब्यूट किया। आज की जो चुनौतियां हैं, हम लोग पिछले 800-900 वर्षों के बीच में नहीं जाएंगे। वी हैव सीन हाउ मच ऑफ प्लंडर एंड लूट India has gone through. Not only that plunder and loot has been on the economy, that plunder and loot has been on our educational ecosystem. हमारे को ये बताया गया कि जो आप पढ़ रहे हो बड़ा बेकार है, because you are the white man's burden। और white man मैकॉले साहब उठा के अपनी शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर थोपी और उसका परिणाम आज ये है कि हम लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई तरह से फिर से बनानी पड़ रही, ताकि भारत के अंदर जो पंच प्राण हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो पंच प्राणों को किसी तरह से प्रतिष्ठित किया जाए, जिसमें पहले 3 पंच प्राण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी है और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे बाहर आना है और अपनी जो इतिहास है उसके ऊपर प्राइड करना है। बड़े 3 इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं पंच प्राण के। परंतु आज की परिस्थिति में जिस टॉपिक को रखा गया है उस टॉपिक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है आज हमारे सामने।
हमारा जो बिजनेस इकोनॉमी का जो मॉडल है, अगर आप देखें पिछले 8-10 वर्षों में एक मॉडल में बड़ा ट्रांजिशन आया है। एक लीनियर बिजनेस मॉडल होता है, एक आम बिजनेसमैन अगर इसको समझें, बिटवीन हेडकाउंट एंड रेवेन्यू, यानी एक साइड से आपको लोग हायर करने हैं, एक साइड से आपको बिजनेस बढ़ाना है। यानी अगर $100 मिलियन का बिजनेस है और आप 100 लोगों से $100 मिलियन का बिजनेस करते हो, तो और अगर आपको $100 मिलियन से $200 मिलियन पे जाना है तो 100 लोगों से 200 लोगों पे जाओगे। तो ये लीनियरिटी बिजनेस की थी और ऐसे ही कई वर्षों से, कई दशकों से बिजनेस चला आ रहा है। लेकिन ये लीनियरिटी पिछले कुछ सालों में टूट रही है और लीनियर से नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सब चीज डिसरप्ट कर रही है। यानी आज अगर आपका बिजनेस $100 मिलियन से $200 मिलियन पे जाना है तो जरूरी नहीं है कि 100 लोगों से आप 200 लोगों पे जाओगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 100 से 50 पे आपको आना पड़ेगा, तब आप $200 मिलियन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। क्योंकि इस प्रकार का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस डिसरप्शन आज मार्केट में हो रहा है। उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी शैक्षिक संस्थाओं के ऊपर, क्योंकि हम अभी भी उसी लीनियर मॉडल के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। हमें आज भी लगता है जो तब पढ़ाया जाता था वो आज भी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हम ये जानते ही नहीं कि बिजनेस कितने बड़े डिसरप्शन से जा रहा है। और ये जो गैप है कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आज बिजनेस डिसरप्शन को नहीं समझ पा रहा है, इसका परिणाम ये है कि हम पढ़ाने में क्वालिफिकेशंस तो छापे जा रहे हैं और बच्चों को दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ ही नहीं है कि हमें उस शिक्षा में उस क्वालिफिकेशन की वैल्यू को कैसे बिजनेस के साथ अलाइन करना चाहिए। ये एक सबसे पहली चुनौती है। अगर यहाँ पे बहुत सारे एकेडमिक्स के लोग बैठे, कितने लोग यहाँ एकेडमिक्स से होंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं जो एकेडमिक्स? बहुत लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप हफ्ते में 2 बार इंडस्ट्री विजिट करते हैं क्या? चलिए, एक हफ्ते में 1 बार विजिट करते हैं क्या? चलिए, 15 दिन में 1 बार विजिट करते हैं क्या? 15 दिन में 1 बार। महीने में 1 बार कोई विजिट करता है क्या? बहुत बढ़िया, 2 लोग। यानी महीने में 1 बार विजिट करने में केवल 2 लोग हैं यहाँ पे। 6 महीने में 1 बार विजिट कितने लोग करते हैं? 1 साल में 1 बार तो कोई विजिट करता होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलने की कोई मोटिवेशन ही नहीं है। ये मैं आप पे दोष नहीं दे रहा हूं, ये हमारा जो इकोसिस्टम है पढ़ाने का, पढ़ाई का, ये रिस्पॉन्सिबल है इसलिए कि आज अगर एक एकेडमिशियन को मैं कहता हूं कि आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा और इंडस्ट्री के इश्यूज और चैलेंजेस को समझना पड़ेगा, और तब जाके आप कैंपस में आके अपने करिकुलम को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी टीचिंग मेथड और मेथोडोलॉजी को बदल सकते हैं, तब जाके आप एक स्टूडेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री के इश्यूज और चैलेंजेस के साथ। अच्छा, कितने फैकल्टीज यहाँ हैं टीचिंग में जो आज करिकुलम के अंदर वर्क को या अप्रेंटिसशिप को इंटीग्रेट करके अपने प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहे हैं? दैट्स अनदर चैलेंज। आज की तारीख में अगर आप कोई भी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और उसमें इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस आप एक स्टूडेंट को नहीं दे रहे, या मार्केट की एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट को नहीं दे रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने प्रोग्राम को मार्केट की रिक्वायरमेंट्स की एक्सपीरियंस से इंटीग्रेट नहीं कराया, तो आप स्टूडेंट्स को वंचित रखेंगे। कितने फैकल्टीज यहाँ हैं जो रिसर्च में काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कितने आप में से लोग हैं जिनका रिसर्च इंडस्ट्री की थीम पे काम कर रहा है? कितने ऐसे फैकल्टीज यहाँ बैठे हैं जिनका रिसर्च आउटकम लेड है? जहां मैं कहना चाहता हूं आउटकम लेड का मतलब जो रिसर्च इकोनॉमिक या सोशल इंपैक्ट क्रिएट करता है। बहुत सारी फैकल्टीज मुझे कहती है मुझे तो पेटेंट मिल गया, और हम लोग हमेशा अपने प्रोफाइल में पेटेंट डालते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पेटेंट दिखाती हैं। मुझे ये बताइए, अगर उस पेटेंट का इकोनॉमिक वैल्यू 0 है, उस पेटेंट का फायदा क्या है? अगर उस पेटेंट का सोशल वैल्यू 0 है, उस पेटेंट का फायदा क्या है? और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ट्रेडिशनल रिसर्च की ओर हमेशा धकेला गया है। दुनिया भर में जितने भी आज आप मेजर कॉर्पोरेट्स
टॉप जो फॉर्चून 500 में है, आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे 30-40% सच कॉर्पोरेट्स। इनकी क्यूरेशन कहाँ पे हुई है? इनकी क्यूरेशन कैंपसेस में हुई है, फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने की है। अब इंडिया में भी पिछले कुछ समय से इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस है। आप अगर देखेंगे हमारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं और पिछले एक वर्ष में लगभग 1,15,000 स्टार्टअप्स भारत में रजिस्टर हुए हैं और उसमें से 70% स्टार्टअप्स केवल 4 इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं। IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ बिट्स पिलानी। लेकिन भारत में 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। भारत में 50,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन भारत इनोवेशन इंडेक्स में कहाँ पे है? 45वें नंबर पर। और जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका इनोवेशन इंडेक्स क्या है? पहले 7 नंबर। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? $2600 पर पर्सन। डेवलप्ड इकोनॉमीज का पर कैपिटा इनकम कितना है? $50,000 से लेके $80,000। हमारा हेल्थ इंडेक्स देखिए। तो मेरा कहना यह है, एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन तब तक हम मीट नहीं कर सकते जब तक ये एजुकेशन एक स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए आपका करिकुलम, आपका टीचर, आपका इंस्टीट्यूशन इनोवेटिवली डिसरप्ट नहीं करता एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के इकोसिस्टम को और ट्रांजेंड नहीं करता अपने आप को ट्रेडिशनल सिस्टम से करंट मॉडर्न सिस्टम्स में, जहां पे आज नीड के आधार पर आप अपने प्रोग्राम्स ऑफर करें। नीड नहीं है तो प्रोग्राम ऑफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिग्रियां छापने की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ रोकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now I request the next participant, Shri Ritesh Raja ji.